अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कुछ हद तक तो कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 14 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। राधिका अब भी अपनी मम्मी के सामने खड़ी थी। एक साइड पे सोनल, माया तो पहले ही जा चुकी थी। राधिका की मम्मी को गुस्सा तो थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एकदम से राधिका के पास आती है। राधिका बस ये बोलने जाएगी मम्मी वो, लेकिन उससे पहले ही उसकी मम्मी की हाथ रख के पड़ती है उसकी गाल पर। वो अपनी गाल पे हाथ रख के खड़ी थी, आंखों से आंसू गिर से जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती कि और कोई चीज़ छोड़ी है तुमने? कभी तो मुझे मौका दो कि मैं फ़क्र से कह सकूं कि हाँ तुम मेरी बेटी हो। आज तक सिवाय जलील करने से तुमने और क्या किया है? बता सकती हो ये एक भी चीज़ कि मम्मी ने, मैंने आपका सर ऊंचा हो सके मैंने ये किया है, आपको प्राउड फील हो सके कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने ये किया है? क्या कुछ ऐसा? आज तक तुम्हारी जितनी भी हरकतें हुई बस मेरी सर झुकी है, और आज तो हद ही पार हो गई। तुम आज चोरी तक कर ली। वहाँ सोनल खड़ी थी। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन कौन भला किसको अच्छी लगेगी? सोनल कुछ बोलने आएगी तभी सोनल की ओर देखते हुए राधिका की मम्मी बोलती कि तुम दूर रहो, ये हमारी परिवार की मामला है और तुमसे हमारी कोई नाता है नहीं। सोनल एक साइड पे चुप से फिर से खड़ी हो जाती है। राधिका की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। राधिका की मम्मी फिर से बोल पड़ती है, शायद अब मुझे ये सोचनी पड़ रही है कि तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। ये बात सुनते ही राधिका अपनी मॉम की ओर देखती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो एकदम से अपनी मॉम के पास आती है। मम्मी, गलती? मैं आपकी गलती? हाँ, गलती जिसकी शायद भरपाई मुझे आज तक करनी पड़ रही है। जाओ यहाँ से, अब जो करी हो वो भुगतो। राधिका को ये बात इतनी चुभ जाती है कि उसकी आंखों से आंसू बहना खत्म ही नहीं हो रही थी। वो वहाँ से मुड़ जाती है और सिसकती हुई वो वहाँ से निकल जाती है। सोनल भी राधिका के पीछे पीछे जा रही थी। एक्चुअली सोनल को ये देख के अच्छी तो नहीं लग रही थी राधिका की जो कंडीशन थी। वो राधिका की एकदम से शोल्डर पे टच करती कि मैम। राधिका बोली डोंट टच मी। सोनल बोलती कि सॉरी मैम, आर यू ओके? लेकिन राधिका कोई जवाब नहीं देती है। इधर ये लोग जैसे ही घर से निकलते हैं तो जो सोनल है वो देखती है माया ड्राइविंग सीट पे जाके नहीं बैठी थी। वो अभी भी एक साइड के अटैच होके खड़ी थी गाड़ी के साथ। राधिका माया को देखते ही अपनी मुट्ठी कंच लेती है। आज तक राधिका की मम्मी ने गलती तो नहीं कही है, लेकिन माया के कारण आज उसे ये भी सुनने को मिल गई, जिसके लिए उसकी दिल इतनी रोती है कि शायद वो चीख के रोए, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही थी। वो चुप से आती है और गाड़ी के बैक सीट पे बैठ जाती है बिना कोई शोर करे। सोनल भी आके माया के साइड पे बैठ जाती है। माया चुप से गाड़ी में बैठती है और बड़ी तेज़ी से गाड़ी को अब घर की ओर लेती है। थोड़ी ही देर में ये लोग घर पहुंच जाते माया की। माया चुप से अपनी कार से उतर के घर के अंदर चली जाती है। राधिका अब भी बैक सीट पे बैठी हुई थी। सोनल भी एकदम से कार से उतरती है, लेकिन देखती है राधिका की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तभी उस साइड पे जाती है, शीशे पे थोड़ी नॉक नॉक करती है। राधिका उसकी ओर देखती है। राधिका देखती ही वो समझ जाती कि अब उसे उतरनी है और वो उतर के घर के अंदर की ओर चली जाती है। सोनल उसके पीछे थी। जैसे ये लोग घर पे एंटर करती है, इधर राधिका की नज़र जाती है सामने की ओर, जहाँ पे माया अपनी दोनों हाथों को फोल्ड कर खड़ी थी बहुत ही सीरियस लुक के साथ। जैसे ही राधिका उसके सामने आती है, माया बोलने लगती है, तो मिस राधिका वर्धन, आज से अगले 6 दिन तक तुम्हें मेरे साथ इसी घर में इसी छत के नीचे रहनी पड़ेगी बिना कोई ड्रामे के। मैं जो बोलूँगी तुम वो करोगी। तुम्हारे सारे एक्सेस, फ़ोन, लैपटॉप, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे मेरे पास होंगे। तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, सब मुझे चाहिए इन डिटेल्स।
तुम किससे मिलने जाओगी या किससे मिलना है, तुम्हारे पास कौन आएंगे मिलने के लिए, वो मैं तय करूँगी। अगर इस दौरान मुझे कहीं जानी पड़ी तो तुम्हें मेरे साथ जानी पड़ेगी। जब तक ना ये टेंडर पास हो मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहूँगी। मुझे अपनी काम पर रुकावट पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम्हारी दिमाग पर ये बातें गई है और पिछली बार की तरह कोई भी अगर गलती तुमने करी जिस पर राधिका पूरी भड़क पड़ती है। गलती? तुम इंसान हो भी, किस गलती की सजा दे रही हो? तुमने मुझे खरीद के नहीं रखी मिस माया मल्होत्रा। पहली बात, मैं तुम्हारी बातों पे चलने वाली मोहताज नहीं हूं। और इतना डर, तुम इतनी फट्टू निकली। माया घूरते हुए राधिका की ओर देखती है। राधिका आगे बोलती है, हाँ बस इतनी से ही हवा निकल गई तुम्हारी। बस मेरे पास तुम्हारे उस प्रोजेक्ट के कुछ डिटेल्स क्या है मैं देख क्या लिया, तुम्हारी तो हालत ही खराब हो गई माया मल्होत्रा। बस इतना डर मुझसे कि मुझे तुम्हारे साथ 24 घंटों रहने पड़ेगी। अब इतनी डर मुझे नहीं लगी थी कि माया मल्होत्रा मुझसे इतनी डरेगी। माया घूरते हुए राधिका को देखते हुए बोलती कि डर क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता। मुझे मौत से भी डर नहीं है। तो तुम क्या चीज़ हो? अच्छा, पर तुम्हारी बर्ताव और तुम्हारी हरकतों से तो यही समझ आ रही है। सो मिस माया मल्होत्रा, जिसके नाम के लिए तुम ये सारी चीज़ कर रही हो ना, पता नहीं वो औरत कैसी होगी जो तुम्हें पैदा करी है। शायद अच्छी परवरिश नहीं दी तुम्हें और एक अच्छी इंसान भी नहीं बनाई होगी, तभी आज तुम्हारी ये हालत है। हर मधुबाला तुम्हारी माँ होगी ना, या जो भी हो, आज अगर उनको ये सारी चीज़ के बारे में पता हो ना तो वो तो देख के ही मर जाएगी ये सारी चीज़ सुनने से पहले कि उनके नाम के लिए ये मिस माया मल्होत्रा कितनी घिनौनी हरकत और कितनी नीच हो सकती है। माया को पता नहीं क्या हो जाती है, उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती है और वो आती है एकदम से सीधा राधिका की गला पकड़ लेती है। शट द फक ऑफ योर माउथ। तुम इस बारे में बात कर ही नहीं सकती हो। मैंने वो हक आज तक किसी को दिया नहीं। ये रूप आज तक सोनल ने देखी ही नहीं थी माया की। वहाँ के जितनी भी स्टफ थे वो सब शौक थे, डर के मारे एक साइड खड़े हो चुके थे। राधिका भी कोई कम नहीं थी, वो सीधा उसके कलर पे कर लेती है। हाँ, तो आज मैं तुम्हारी सामने ये बात कह रही हूँ क्योंकि तुम इसकी लायक हो। सोनल भाग के आती है, मैम वो उनको तकलीफ हो रही है, छोड़िए। लेकिन माया की एक लुक से सोनल की हालत ख़राब हो जाती है, वो साइड पे खड़ी हो जाती है। पता नहीं कौन सी जुनून सवार थी, कौन सी हैवानियत थी माया के अंदर, पता नहीं। उसकी हाथों की जो नाखून है वो सीधा राधिका के गले में इतनी तेज़ी से चुभ रही थी कि उसे दर्द हो रहे थे, लेकिन वो ककरा नहीं रही थी दर्द से। वो भी अपनी पलटवार में माया की कॉलर इतनी कस के पकड़ रही थी। दोनों इतनी करीब थे, ये समझ ही नहीं आ रहे कि ये लड़ रहे हैं कि क्या। सोनल आसपास की ओर देखते और जितने भी स्टफ है उस सबको बोल देती कि तुम सब जाओ यहाँ से, अपने अपने काम करो। मैम कूल डाउन प्लीज़। अचानक राधिका की आंखें माया की आंखों से टकराती है। हद से ज़्यादा वो आंखें लाल हो चुकी थी और लाल के साथ अब उन आंखों में पता नहीं क्या थी जिसे देखते हुए राधिका तुरंत अपने हाथ को ढीली छोड़ देती उसकी कॉलर से। इधर माया उसको एकदम से पीछे घसीटते हुए दीवार के साथ लगाती है। यू, तुम उतनी हैसियत है नहीं तुम्हारी कि तुम अपनी इस मुंह से मधुबाला के नाम भी लो, और तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता तो आगे से हिम्मत भी मत करना उनके बारे में कुछ भी बोलने से, वरना तुम्हें मारने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगी। मार दो ना तुम, और कर भी क्या सकती हो, जानवर हो जानवर। और आज तक मैंने शायद इतनी नफ़रत किसी से नहीं की होगी जितनी मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हारी इस नफ़रत से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगी नहीं। बात बस 6 दिन की है,
6 दिन चुप रहो यहाँ पे, और 6 दिन के बाद मेरे सामने आने की ज़रूरत भी मत करना। ये बोलते हुए वो और के कस के उसके गले को दबाने लगती है। अब एकदम से राधिका को खांसी होने लगती है। राधिका की आंखें लाल हो चुकी थी और आंखों में तो आंसू पहले से भरी हुई थी कि उसकी एक आंसू सीधा माया के हाथ पे गिरती है। उधर सोनल तो कब से बोल ही रही थी कि मैम छोड़ दीजिए इनको। तभी राधिका के मुंह से एक सिसकने की आवाज़ आती है, जिस पर माया की हाथ अपने आप ही छूट जाती है। वो हल्की सी पुश कर देती है राधिका को, जो दीवार के साथ वो टकराती है। तभी माया पलट जाती है और जाते जाते बस इतना बोलती है, अपनी ही हैसियत में रह के बात करना। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चुप से चली जाती है। अपने कमरे में वो आती है, सीधा जाती है वॉशरूम। वो ड्रेस चेंज नहीं करती, उसी हुए में वो शावर के नीचे खड़ी रहती है। पता नहीं कौन सी गुस्सा सवार थी, इतनी गुस्सा शायद आज तक माया को नहीं आई थी। वो दीवार पे पंचिंग कर रही थी, उसकी हाथ में छाले पड़ चुके थे, आंखें तब भी लाल थे, शावर के नीचे अब भी खड़ी थी। शायद अपने अंदर की वो गुस्सा वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। कुछ हद तक ऐसे ही रहती है। उसके बाद वो अपनी आंखों को ज़बरदस्ती ही बंद करती है और उसके बाद वो शावर रूम से निकलती है, ड्रेस चेंज करती है, अपनी टॉवल जो होते हैं वो लपेटती है और आके सीधा अपनी बैल्कनी पे सिगरेट पैकेट ओपन कर दिया। वहाँ से सिगरेट निकालते पफ ले रही थी जलाकर। 1 2 4 6 8 सिगरेट वो घंटों में ही ख़त्म कर देती है। अब टंग के साथ साथ उसकी होठ भी जल रही थी। पता नहीं कौन सी गुस्सा उसकी सर पे सवार हो चुकी थी। दूसरी ओर सोनल एकदम से राधिका को एक कमरे में लेती है। राधिका भी बहुत गुस्से में थी। उस कमरे की चीज़ें वो तोड़ फोड़ करने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझसे ऐसी बर्ताव करे। क्यों? मैं कोई मोहताज नहीं हूँ उसकी, और ना ही खरीदी हुई इंसान जो उसने खरीद के रखी है मुझे कि मुझसे ऐसे बर्ताव करेगी वो। सोनल उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैम प्लीज़ आप शांत हो जाइए। क्यों शांत हूँ मैं? हाँ, कैसे शांत हूँ मैं? मैम प्लीज़ कूल डाउन मैम, और आपके यहाँ से हल्की सी खून आ रहा है। राधिका इतनी गुस्से में थी, और राधिका की एक प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा गुस्से में नहीं रह सकती है। वो ज़्यादा गुस्सा कर लिया तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसे अस्थमा इशू है और उसे एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हाँफ रही थी वो। सोनल को कुछ समझ नहीं आ रही थी। राधिका वहाँ पे एकदम से तिलमिला उठती है, अपने हाथ पैर छोड़ने लगती है। सोनल बोलती कि मैम आर यू ओके? कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। वो तुरंत माया के फ़ोन पर कॉल करती है, क्योंकि माया के कमरे में इस वक्त जाना सही नहीं होगी, वो पहले से सोच लेती है। माया देखती है सोनल की कॉल है, पहले वो उठाती नहीं, फिर वो रिसीव करती है। बोलो मैम वो राधिका मैम पता नहीं कैसी हालत है इनकी, वे अपनी हाथ पैर को मारे, पता नहीं इनको हॉस्पिटल में लेके जानी पड़ेगी। मैम क्या करें? माया आगे कुछ नहीं बोलती है, कॉल डिस्कनेक्ट करती है। इधर सोनल को समझ नहीं आती कि आगे क्या करनी है। तभी माया अपनी रूम से बाहर आती हुई, सीढ़ियों से उतरती हुई वो सीधा आती है उसी कमरे जहाँ से सोनल की आवाज़ आ रही थी। स्टाफ वगैरह सब बाहर खड़े थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके थोड़ी बहुत मदद करे। इधर जैसे ही स्टाफ माया को देखते वो लोग वहाँ से भाग से जाते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते हैं। माया आती है टावल ग्राउंड में, वैसी ही थी, बाल भीगी हुई थी, उसके होठ एकदम से लाल हो चुके थे। जिस उंगली से वो अपनी सिगरेट पकड़ी थी वो उंगली भी हल्की सी लाल हो चुके थे। टांग अब भी जल रहे थे, लफ्ज़ थोड़ी सी काँप रही थी। वो आती है और बोलती कि व्हाट्स द इशू? मैम ये पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है। माया एक नज़र राधिका की ओर देखती है। राधिका बेड पे पड़ी थी और अपने हाथ पे छू रही थी बस, और बस ऐसे लग रहे थे ना कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो।
माया बस एक नज़र देखती है और उसके बाद वो सोनल की ओर देख के बोलती कि उसकी बैग में एक इनहेलर है, वो दे दो। सोनल थोड़ी सी शॉक होती कि मैम को कैसे पता। वो जल्दी से राधिका की बैग ढूंढती है जो पास में कहीं गिरी थी। वो जैसे तैसे ढूंढ कर वहाँ से सच में देखती कि हाँ वहाँ पे एक इनहेलर है। आगे सोनल समझ जाती है, वो भाग के आती है राधिका के पास और राधिका को वो इनहेलर देने लगती है, पफ करती है। इधर राधिका कुछ क्षण बाद वो एकदम से नॉर्मल होती है, सांसें अब थोड़ी सी नॉर्मल थी उसकी, लेकिन गुस्सा भी उतनी ही बराबर। माया को देख के मानो और उसकी गुस्सा बढ़ जाती है। वो फिर से खड़ी होती है और एकदम से आगे बढ़ रही थी, सीधा उसकी फिर से टॉवल की कॉलर पकड़ लेती है। तभी माया उसकी दोनों हाथ पकड़ती है और बाप रे, माया की पता नहीं शरीर में ऐसे कौन सी एनर्जी थी जो इतनी स्ट्रांग थी। उसकी एक हाथ ही काफ़ी थी राधिका से लड़ने के लिए। वो दोनों हाथ को पकड़ लेते बोलती कि लिसन मिस राधिका वर्धन, लड़ने के लिए भी ना शरीर में जोर होनी चाहिए जो तुम्हारे पास रत्ती भर भी नहीं है, और ना ही तुम मुझसे लड़ने की काबिल हो। तो पहले खुद पे ध्यान दो, मुझ पे नहीं। और ये बोलते हुए पीछे की ओर उसे कर देती है। तभी एकदम से सोनल बोलती कि मैम कूल डाउन, कूल डाउन। वो तो भला हो कि मैम को पता है कि आपकी इनहेलर है, वरना तो हाथ कुछ भी हो सकते थे। तभी राधिका बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ये जो मैडम है ना, ये तो पहले तो इंसान कहने के लायक नहीं, और ये सारी चीज़ें एक दिखावा है बस। क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हुई ना तो मेरे घर वाले तो तुम्हारे इस मैडम को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये जो सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी है ना, मिट्टी में मिल जाएगी। जिस पर माया एक टॉन्च काटती हुई स्माइल पास करती है। ओह रियली? सो मिस राधिका वर्धन, गलत फहमी में है आप। आपको अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। अगर मैं तुम्हें गायब भी कर दूँ ना तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे कुछ कर सकता है, मेरा कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। माइंड इट। और ये बोलते हुए वो एकदम से वहाँ से चली जाती है। वो जाती तो है लेकिन वापस तुरंत आती है। आते हुए वो राधिका की ओर देखते हैं। वैसे तुम्हें सोना तो मेरे कमरे में ही है। ये बात सुनते राधिका थोड़ी शॉक्ड होती है, सोनल भी। राधिका बोलती कि क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से अब थोड़ी बहुत तो चीज़ें समझ ही गई हूँ मैं। तुम्हें लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहूँगी। स्मार्ट होना अच्छी है बट ओवर स्मार्ट इट्स नॉट गुड। सोनल, तभी सोनल बोली कि यस मैम, गिव हर मेडिसिन। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चुप से चली जाती है। राधिका अपनी मुट्ठी कंची हुई वहाँ पे बैठ जाती है। तभी एकदम से सोनल बोलती कि मैम कूल डाउन, तुम तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम भी दिखावा ही कर रही हो। मैम प्लीज़ कूल डाउन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद डॉक्टर आ जाए थोड़ी देर में। मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है ही नहीं, मैं ठीक हूँ। और तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने से हट जाओ, निकल जाओ इस कमरे से। सॉरी मैम बट आप कमरे की डोर लॉक नहीं कर सकते। व्हाट? यस मैम, ये माया मैम की इंस्ट्रक्शन है। राधिका चुप से बैठ जाती है। सोनल वहाँ से निकल तो जाती है लेकिन राधिका चाह कर भी वो दरवाज़ा लॉक नहीं कर पाएगी, ये सोचकर वो एक गुस्से में वहीं पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बीत जाते हैं। अब देखते देखते रात के 10 बज चुके थे, लेट हो चुके थे आज। फिर भी माया अपनी डिनर करने के लिए आती है तो वहाँ पर 3 लोगों के लिए खाना सर्व करे गए थे, राधिका, सोनल और माया। लेकिन राधिका उस घर के कुछ खाना ही नहीं चाहती है, यहाँ तक कि पानी तक नहीं। जिस पर माया को थोड़ी बहुत गुस्सा आती है। उसी कमरे में आते हुए बोलती कि लिसन, तुम बिना खाए बिना पिए अगर मर भी जाओगी ना तो मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं होगी। माया बात कर ही रही थी कि अचानक एकदम से एक स्टाफ आता है, कमरे से बाहर ही खड़ा था, और एकदम से बोलती कि मैडम वो कुछ लोग आए हैं। माया सोनल की ओर देखती है। सोनल तुरंत कमरे से बाहर होती है तो देखती है कि दरवाजे पे राधिका की मम्मी और राधिका के पापा आए हुए हैं। सोनल एकदम से आती है माया के पास और बोलती कि मैम वो राधिका मैडम के मम्मी पापा हैं। राधिका ये बात सुनती है, एकदम से खड़ी हो जाती है और कमरे से निकलने लगती है। तभी माया उसके हाथ पकड़ लेती है, उसकी वही कलाई। राधिका घूर के देखते हुए बोलती कि
व्हाट द हेल, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लिसन, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी मम्मी पापा को जलील ना करूँ ना, इस घर से धक्के मार के ना निकालूँ ना, तो जो बोल रही हूँ वही करो। अगर मेरे बात के अनुसार तुम नहीं करोगी ना, तो अभी जो होगी ना उसकी जिम्मेदार तुम होगी। राधिका को फिर से गुस्सा आती है और वो फिर से उसकी कॉलर पकड़ती हुई अपनी खींचते बोलती कि तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं है क्या? हाँ, अगर कोई तुम्हारे माँ बाप की, जस्ट शट अप। बात मेरी नहीं, बात तुम्हारी हो रही है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मैंने तुम्हें सिंपल सी चीज़ कही है, मेरे हिसाब से चलेगी तो वैसी ही करनी पड़ेगी, पर तुम अपनी जिद पे अड़ी हो और तुम्हारी जिद की नतीजा है अगर आज तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ से जलील होके जाए। इट्स अप टू यू, तुम सोचो, द चॉइस इज योर्स। राधिका अपनी मुट्ठी खींच लेती है और वो एकदम शांत हो जाती है। माया उसकी इस चुप्पी का समझ जाती है और वो एकदम से राधिका को छोड़ देती है उसके हाथ। राधिका तुरंत कमरे से निकलती है और सीधा भागते हुए आते अपनी पापा की गले लग जाते। उसके पापा भी थोड़ी बहुत भावुक थे। ये सारे सिचुएशन वो जब सुनते हैं उनके भी होश एकदम से उड़ चुके थे। वो अपनी बेटी को कस के गले लगाते हुए बोलती कि बेटा ये सब करने की क्या ज़रूरत था? बोला था ना मैं कि इससे पंगा नहीं लेना है, फिर भी तुम अपनी मर्जी की खरी। हाँ, अगर वो हरकतें नहीं करती तो आज यहाँ पर नहीं होती तुम। राधिका कुछ नहीं बोलती, वो बस छोटी बच्ची की तरह दुनिया की सबसे महफूज जगह में खुद को छुपा लेती है। हाँ, बाप की बाहों में। ये हर एक लड़की के लिए सबसे महफूज जगह होती है। राधिका के लिए भी वही थी। वो सिसक सिसक के रोने लगती है। उसके पापा बस उसके सर पे सहला रहे थे। राधिका की मम्मी बहुत गुस्से में थी। तभी माया आती है। माया आती ही साइड पे एक सोफे पर बड़ी एटीट्यूड के साथ बैठ जाती है। सोनल साइड पे खड़ी थी। माया बोल पड़ती है, ओह मिस्टर वर्धन एंड मिसेस वर्धन, आइए आइए, वेलकम टू माय होम, बैठिए। राधिका की मम्मी को इतनी गुस्सा आती कि वो बढ़ने लगती आगे, लेकिन राधिका के पापा उनके हाथ पकड़ लेते। मैं बात कर रहा हूँ ना, शांत रहो। कोई भी बहस या आर्गूमेंट नहीं चाहिए मुझे बात करने दो। राधिका की मम्मी चुप हो जाती है। वो राधिका को ऐसे ही अपने साइड में हक करे हुए पास में आते हैं। माया के सामने बैठ जाते हैं। बैठते ही बोलते कि देखिए, मैं नहीं जानता हूँ मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया, पर जो भी किया वो गलत है, मैं मानता हूँ, और उसकी गलती के लिए मैं आपके आगे हाथ। तभी वो एकदम से राधिका उनकी हाथ पकड़ लेती। नहीं नहीं पापा, ये मत करना। अगर आप ये कर लिया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये मत करो, ये मत करो बस। माया इस पर कोई भी रिएक्शन देती नहीं है। वो बस एकदम से एटीट्यूड से बैठी हुई थी, एकदम नॉर्मल फेस में। आगे राधिका के पापा बोलते हैं, देखिए बेटा, तुम भी मेरे बेटी की उम्र के हो। जिस पर माया तुरंत बोलती है, मिस्टर वर्धन, बेटी की उम्र होने से बेटी जैसी नहीं होती। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो राधिका के पापा थोड़ी चुप हो जाते हैं। राधिका बड़ी क्रूरता से देख रही थी माया को, कितनी बदतमीज है ये। लेकिन वो इस वक्त अपनी पापा नहीं खो सकती है, क्योंकि माया ने जो बोली है वो ऐसा नहीं होने दे सकती है। वो शांत थी। तभी राधिका के पापा बोल पड़ती थी, देखिए मेरी बेटी की जिम्मा मैं उठाता हूँ। मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि उसके ज़रिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। वो आपकी ये सारी चीज़ किसी से नहीं बताएंगे। पेन ड्राइव तो वो आपको दे चुके हैं ना, और मैं वादा कर सकता हूँ, आप चाहो तो कोई लिखवा लो मुझसे, वो इस चीज़ को किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। बस आप उसे हमारे साथ जाने दीजिए। जिस पर माया अपनी दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है। मिस्टर वर्धन, आपकी इस बात में कोई दम नहीं है। इससे पहले भी शायद आपने अपनी बेटी को समझाए होंगे ना। नहीं समझाए तो उसके पापा चुप हो जाते। सी, दैट इज़ द रिजल्ट। जब पहली बार समझाने पर नहीं समझाए तो दूसरी बार भी नहीं समझेगी। गलती आपकी बेटी की है, मेरी नहीं। मैं इस मामले में कोई भी रिस्क
लूँगी ही नहीं और ना ही अपनी बात से पीछे हटूँगी। मैं जो बोली हूँ वही होगी। जब तक ना टेंडर पास हो आपकी बेटी मेरी ही पास रहेगी। फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। बस ये इंश्योर हो जाए कि वो टेंडर पास है, बस उसके बाद आपकी बेटी आपके, और उसके बाद ये आपकी बेटी कभी मेरे सामने ना आए। तभी राधिका की मम्मी उठ के खड़ी हो जाती है, सामने? तुम कभी मेरी बेटी के सामने आने की कोशिश भी मत करना। माया बड़ी क्रूरता से राधिका की मम्मी की ओर दिखती है। मुझे कोई शौक नहीं है मिसेस वर्धन, मैं उन लोगों के सामने जाती हूँ जो मेरे हैसियत के बराबर होता है। इस बात से राधिका की मम्मी को भी गुस्सा आती है, उनसे ज़्यादा राधिका को, कि हर बात पे माया अपनी गुरूर दिखाती है। लेकिन उस वक्त वो शांत थी। राधिका के पापा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माया अपनी बात पे अड़ी थी। उसकी बात मनो पत्थर की लकीर। आखिर में वो समझाने से हार मान जाते हैं, लेकिन वो एक प्रॉमिस ज़रूर लेता है माया से कि इन 6 दिन में राधिका को कुछ नहीं होनी चाहिए। माया इस पर कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन सोनल माया की बिहाफ में बोलती है, सर आप फिक्र मत कीजिए, हम उनका ध्यान रख लेंगे। बहुत देर तक वो लोग वहाँ पे ठहरे हुए थे और आखिर में वो लोग निकल जाते हैं। जाते वक्त भी राधिका के पापा की आंखों में आंसू से आ जाते हैं, जिसे देखते हुए राधिका सहन नहीं कर पाती है। उसके मम्मी पापा जैसे ही निकल जाते हैं, राधिका तुरंत आती है माया के सामने और सीधा उसकी फिर से कॉलर पकड़ती बोलती कि तुम मेरे पापा की आंखों में आंसू लाई हो ना, कभी ना कभी इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ज़रूर पड़ेगी। तभी माया उसकी दोनों हाथ पकड़ती है और बोलती कि कुछ ज़्यादा ही तुम्हें मेरी कॉलर पकड़ने की शौक़ नहीं है। आइंदा से मेरी करीब भी आने की कोशिश मत करना। और ये बोलते हुए उठती है, वो अपनी टेबल पर जाती है जो खाना वो खाने लगी थी। और अब की बार राधिका को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। राधिका बस चुप से आती है और अपना खाना खाती है। खाना ख़त्म होते ही वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। राधिका को थोड़ी चेकअप वगैरह कराए जाते हैं। उसके गले के जो निशान थे उसके लिए ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, और वो जो इन्हेलर लेती है वो पंप बदल देते हैं, अच्छी क्वालिटी के पंप दिए जाते हैं उसको। और उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। माया अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी सोनल बोलती कि मैम वो आपकी मेडिसिन, जिस पर माया का जवाब आती है, आज मुझे मेडिसिन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। रही बात मिस राधिका, मुझे शायद अब कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। राधिका कुछ नहीं बोलती। माया सीढ़ियों से चढ़ती हुई अपने कमरे में आती है। फिर राधिका भी अब धीरे धीरे माया को फॉलो करते जहाँ से माया गई है वहाँ पे आती है। इधर सोनल मनी मन सोचती कि ये पता नहीं कौन सी सिचुएशन है, ये मैडम ऐसे बर्ताव इससे पहले कभी नहीं देखी, लेकिन इससे आगे वो कुछ सोच भी नहीं सकती है। इधर राधिका जैसी ही एक कमरे में आती है, कमरा इतना अंधेरा थी, वो थोड़ी देर खड़ी हो जाती है। तभी एक लाइट ऑन होती है, थोड़ी सी ड्रीम लाइट की तरह। उस अंधेरे में, उस धीमी सी रोशनी में वो देखती है माया अपनी बेड पे जा चुकी थी। इधर उधर नहीं देख रही थी, वो अपनी आंखों में कुछ पहन सी ली थी, मास्क जैसी, और वो बेड पे सोई थी। साइड में बस एक सोफ़ा थी। राधिका समझ जाती है कि उसकी जगह उस सोफ़े पर है। वो बस उसी साइड पे जाती ही है कि तभी वहाँ पर सोनल आती है। सोनल बाहर से राधिका के नाम से पुकारती है, राधिका मैम। तभी राधिका बोलती कि हाँ बोलो, ये कुछ कपड़े हैं, आप चेंज कर लीजिएगा। राधिका चुप से आती है, वो कपड़े लेती है, एक साइड पे रखती है, सोफ़े के साइड पे बैठती है और घूरते हुए बस माया को देख रही थी। बस में हो तो बस अभी जाके माया को मार दे गला दबा के, लेकिन इतना तो नहीं कर सकती है वो। फिर वो क्या करती है, वो जाती है वॉशरूम, अपनी कपड़े वगैरह चेंज करती है और फिर आती है और सोफ़े पर ही बैठ जाती है। इस कमरे में उसे घुटन सी हो रही थी और माया को देखती उसके खून खौलना बर्दाश्त तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मजबूरन वो वहीं पे बैठी हुई थी। रात के 2 बजे तक वो बैठी हुई थी और मेडिसिन के असर से कुछ हद तक उसे नींद भी आ रही थी। तो वो जैसे तैसे सोफ़े के साइड पर सर टिका के
सो जाती है, आधी बैठी हुई और आधी सोई हुई। इधर रात के 3 बजे अचानक से राधिका की कान में कुछ आवाज़ जैसे कि एकदम से आहट आई हो। वो तुरंत आके एकदम से खोल के बैठ जाती है कि कहीं माया उसके करीब तो नहीं आ गई। तो देखती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही माया बेड पे है। वो इधर उधर थोड़ी देखने लगती है, सोचने लगती कि अब ये बदतमीज़ लड़की कहाँ चली गई, पता नहीं अब क्या सोच रही है। ये सब सोचते सोचते तभी वो थोड़ी साइड में देखती है तो उसे सिगरेट की स्मेल आ रही थी। वो साइड में देखती है, थोड़ी बहुत उठती है, जाती है तो देखती है सामने की नज़ारा। बैल्कनी साइड पे माया एक चेयर पे बैठी हुई दूर अंधेरे में पता नहीं क्या ही देख रही थी और हर थोड़ी देर में सिगरेट की धुआं छोड़ रही थी। दूसरे हाथ में एक बियर की कैन, जो कुछ बूंद वो अपनी टंग से ले रही थी अंदर की ओर। बहुत अजीब लगती है राधिका को। देखिए, इससे ज़्यादा इससे क्या उम्मीद करी जा सकती है, नशेड़ी कहीं की। ये बोलते हुए फिर से अपनी साइड पे आती है और अब ज़बरदस्ती अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन सिगरेट की स्मेल इतनी, क्योंकि उसे सिगरेट पसंद नहीं है और ना ही स्मेल, इतनी वो आ रही थी ना कि वो चिढ़ जाती है और एकदम से आती है बैल्कनी साइड पे। अब बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, अगर इतनी नशा करना ही है तो बाहर जाके करो, मुझे ये सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है। माया आवाज़ सुनती है पर पीछे पलटती नहीं और बोलती, एक्सक्यूज़ मी, घर मेरा, छत मेरी और कमरा भी मेरा, और जिस जगह पे तुम खड़ी हो वो जगह भी मेरी ही है। मैं यहाँ जो भी करूँगी मेरी मर्ज़ी से। यू हैव टू एडजस्ट। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। राधिका फिर से अपनी मुट्ठी खंच लेती है और आती है फिर सोफे के साइड पे, अपनी दुपट्टे से अपनी नाक को अच्छे से कवर कर लेती है और फिर वो ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करती है। लेकिन नींद इतनी आसानी से कहाँ आती है। आज के दिन इतनी सारी चीज़ हुई है। अब देखते देखते वो रात ख़त्म हो जाती है। आखिर में कुछ हद तक राधिका सो भी जाती है। इधर सुबह उठते ही एकदम से जैसे कि बाहर से आवाज़ आता है ना, वैसे ही तो उसकी आंखें खुल जाती है तो देखती है वो सोफे पर ही ऐसे ही पड़ी है, बेड पर कोई नहीं है। तभी उठती है, पहले फ्रेश होती है, अपनी फेस पे बार बार वो पानी थ्रो कर रही थी क्योंकि इस सिगरेट की धुआं से उसकी स्किन में जलन होती है। वैसे भी उसकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो अच्छे से वो अपनी फेस पे बार बार पानी थ्रो कर रहे थे। उसके बाद वो नीचे जाती है तो देखती है ब्रेकफास्ट टेबल पर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लगे हुए हैं और माया बस बाहर से आ रही है। शायद वो अपनी कार वॉश करी है। राधिका उसे देख के ही उसकी मुंह उतर जाती है। मन ही मन बोल पड़ती है कि सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लिया, इससे बुरी दिन की शुरुआत और क्या ही हो सकती है। इधर सोनल आती है, गुड मॉर्निंग मैम, आप ठीक हैं? राधिका उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं देती है और वो एकदम से बोलती है, तुम्हें क्या मतलब है? चुप से आती है ब्रेकफास्ट टेबल पे और खाना खाने लगती है। तभी उसकी फ़ोन पर कॉल आती है। वो बार बार फ़ोन रिंग हो रही थी। वो सोच रही थी कि उठाएगी कि नहीं उठाएगी, और जैसे ही उठाने लगती है तभी माया बोल पड़ती है, लाउड स्पीकर। राधिका घूर के एक बार माया की ओर देखती है। माया बोलती है, लाउड स्पीकर? मैं भी तो जानूं कि तुम किससे बात कर रही हो। डोंट फॉरगेट, तुम्हारे सारे एक्सेस मेरे पास होने चाहिए। तुम किससे बात करोगी, क्या बात करोगी? राधिका कुछ जवाब नहीं देती, वो फ़ोन लाउड स्पीकर पे कर देती है। आगे से अक्षु बोल पड़ती है कि ये क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, तू वहाँ कैसे पहुँच गई? हाँ, मतलब मैंने कही थी ना तुझे कि उस खतरनाक औरत से पंगा नहीं लेनी है हमें। हर पता नहीं वो जालिम इंसान। इधर राधिका एकदम से खांसने लगती है। अब अक्षु को थोड़ी ना पता है कि माया उसके सामने है और ये सारी बात सुन रही है। मैं बोली थी तुझे, वार्निंग दी थी कि नहीं कर नहीं कर, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन नहीं, तू तो अपनी मन मर्जी करने लगी। बोली थी ना, जब मैं आई थी तब भी तुझे मना करी थी कि मत कर। नहीं, तुझे मेरी एक भी बात नहीं सुननी थी। अब क्या? वो तो भला हो कि मैंने सुबह तुझे कॉल की, तेरी फ़ोन लग नहीं रही थी तो मैंने आंटी को कॉल कर ली, तो आंटी ने मुझे ये सारी बात बता दी, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं होते। हाँ, और वो माया मल्होत्रा, कमीनी औरत,
ये बात जैसे ही वो बोल पड़ती है ना, इधर राधिका की आंखें बड़ी हो जाती है। सोनल एकदम से खांसने लगती है। तभी माया क्या करती है, उसके हाथ में से वो फ़ोन ले लेती है और एकदम से बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, हाय, गुड मॉर्निंग। इधर ये बात सुनते अक्षु पूरी चुप हो जाती है। तभी माया बोल पड़ती है कि अरे चुप हो गए तुम तो, मेरी इतनी तारीफ हो रही है तो सोचा कि मैं खुद ही तुमसे अपनी तारीफ सुन लूँ। और कुछ बोलनी है मेरे बारे में? अक्षु बोलती कि माया मैम, अरे अभी तो तुम बहुत कुछ बोल रही थी, अब सीधा वहाँ से माया मैम। नहीं मैम, वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है मैम। एक काम करो, तुम भी आ जाओ अपनी दोस्त के साथ देने के लिए। नहीं मैम, वो मेरी कुछ काम है, हम सॉरी। और यही बोलते वो फ़ौरन कॉल कट कर देती है। राधिका गुस्से में देखती है और बोलती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब मैं अपनी परिवार में से किसी से भी बात नहीं कर सकती क्या? नहीं, हाँ कर सकती हूँ, पर क्या बात हो रही है, आगे से क्या बोली जा रही है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे सुनाई देनी चाहिए। इट्स टू मच, व्हाटएवर। ये बोलते हुए माया अपनी ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है। और उसके बाद माया, क्योंकि अब उसको ऑफिस जाने की वक्त हो चुकी थी, तो वो ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी। सोनल उसके साथ थी। राधिका एक साइड पर बैठी हुई थी। अब वो सोच रही थी कि अब करेगी क्या वो यहाँ पर। तभी माया जैसे ही निकल रही थी, वो पीछे पलट के देखती है। एक्सक्यूज़ मी, न्योता देनी पड़ेगी तुम्हें। राधिका उठ के खड़ी हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम भी मेरे साथ जा रही हो। सोनल ये बात जानती नहीं थी। वो बोलती कि मैम पर क्या? तभी राधिका उठ के आती है और वो भी आखिर में माया के साथ कार में बैठी है पीछे की सीट में, और ये लोग जाते हैं ऑफिस। ऑफिस में जाती ही माया फिर से राधिका को अपनी कैबिन पर एक साइड पे बैठने के लिए कहती है। राधिका को बड़ी चिढ़ मच रही थी। इतनी बुरी हालत उसकी कैसे हो सकती है? इधर नितिन भी बार बार राधिका को कॉल कर रहा था और राधिका बार बार कॉल डिस्कनेक्ट। एक्चुअली नितिन के कॉल करने के वजह थे क्योंकि सुबह ही राधिका की मम्मी नितिन को कॉल करके बता दी थी कि राधिका जो है वो कुछ दिन के लिए अपने एक रिलेटिव के घर गई है। यही बात नितिन को ये लगा था कि ये बात तो राधिका भी बोल सकते हैं ना, तो उसे बात करना था। लेकिन राधिका है कि माया के सामने नितिन से कोई भी बात करना नहीं चाह रही थी किसी भी हालत पर। वो बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी। फ़ोन थोड़ी साइलेंट पे थी। इधर माया जो फोकसली अपने लैपटॉप में काम कर रही थी, अचानक से वो बोल पड़ती है बिना राधिका की ओर देखे ही, मिस्टर नितिन चक्रवर्ती, जिसके कॉल तुम्हारे फ़ोन पे बार बार आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगती कि तुम्हें पिक करना चाहिए ये कॉल? ये बात सुनते ही राधिका थोड़ी चौंक जाती है। माया आगे बोल पड़ती है कि आई नो, अब तुम सोच रही होगी कि तुम्हें कैसे पता। सी, तभी वो अपने लैपटॉप को थोड़ी साइड करती है जिस पर राधिका की स्क्रीन शो होती है माया की लैपटॉप पर। राधिका एकदम से खड़ी हो जाती है। वो बोलती कि ये क्या है? मेरी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। यस ऑफ कोर्स आई नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, पर मैं करती हूँ ऐसा, और मैं कर चुकी हूँ अगले 6 दिन तक। सो पिक अप द कॉल राइट नाउ एंड लाउड स्पीकर। राधिका मजबूरन वो कॉल रिसीव करती है। आगे से जो नितिन था वो थोड़ा रूडली बर्ताव करने लगता है। व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है? हाँ, तुम मुझे बिना बताए कहाँ आते हो कहाँ जाते हो मुझे तक नहीं पता है। तुम्हारी मम्मी मुझे कॉल करके बताते हैं कि तुम कहीं और गई हो। क्यों? ऐसा क्यों है? कुछ दिन बाद हमारी शादी है। अगर तुम्हारी चीज़ें ऐसी होगी तो मतलब क्या तुम सोच रही हो कुछ? राधिका, इस बात पे माया की कोई भी रिएक्शन थी नहीं, तो बस सुन रही थी। तभी राधिका बोलती कि नितिन, थोड़ा ठीक से बर्ताव करो, ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तभी नितिन बोलते कि ठीक है, आई एम सॉरी। लेकिन ये सब क्या है बेबी? आई एम नॉट फोर्सिंग यू फॉर एनीथिंग, लेकिन कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करो। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए ना। नितिन, मम्मी ने बता दी ना कि
मैं कहीं बाहर आई हूँ तो बस बात ख़त्म, हम बाद में बात करेंगे। किसी के घर पे किसी के सामने ऐसे बातचीत करना अच्छे नहीं होते। क्या मतलब अच्छे नहीं होते? मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, उनको बताओ कि मेरा होने वाला पति है, मैं आराम से बात कर सकता हूँ। लेकिन राधिका करना नहीं चाहती, वो बोलती कि नितिन प्लीज़ समझा करो, बाद में बात करूँगी, और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। राधिका माया की ओर देखती है, माया की कोई एक्सप्रेशन थी नहीं, नॉर्मल, वो जैसे अपनी लैपटॉप में काम कर रही थी वैसी ही थी। तभी माया बोल पड़ती है, आई हैव अ थॉट मिस राधिका वर्धन, मेरे पेन ड्राइव को तुम नितिन चक्रवर्ती के हाथ में देना चाहती थी, एम आई राइट? राधिका उस वक्त कुछ नहीं बोलती है और ना ही माया आगे कुछ बोलती है, और वहाँ से वो एकदम से चली जाती है अपनी लैपटॉप लेके। तभी वहाँ पर सोनल आती है। सोनल आते ही राधिका से पूछती है कि मैम आर यू ओके? लेकिन राधिका कोई भी जवाब नहीं देती है। अक्षु की टेक्स्ट आती है, ये सब क्या है यार? तभी राधिका बोल पाती है, टेक्स्ट भी मत कर यार, सारे एक्सेस उसके पास है, मेरी फ़ोन की स्क्रीन उसके लैपटॉप में शो हो रही है, तो जो भी टेक्स्ट करेगी वो देख पा रही है। तभी अक्षु बोलती है, हाँ तो देखने देना, तो ठीक है। राधिका बोलती कि हाँ ठीक हूँ, क्या मैं आऊँ? मत आ यार, मत आ, आंटी अंकल की कंडीशन क्या होगी यार, मुझे अब इस बारे में बात नहीं करनी है। अच्छा तू स्टूडियो पर आएगी ना, मैं वहीं पर आ जाऊंगी। तभी राधिका सोच में पड़ती है कि अब हाँ उसी स्टूडियो पर तो जानी होगी, मतलब 2 घंटे के लिए वो माया की जंगल से आ जाता। यही सोचते हुए थोड़ी बहुत दिल पे तसल्ली आ जाती है। इधर माया एक मीटिंग में थी, इमरजेंसी, वो मीटिंग में थी, लेकिन लैपटॉप में अभी भी राधिका के स्क्रीन शो हो रहे थे। अक्षु ने जितनी भी टेक्स्ट करी थी वो सारी चीज़ वो देख चुकी थी, बल्कि वापस ही में राधिका ने भी जितनी भी टेक्स्ट का रिप्लाई दी है वो भी। 2-2.5 घंटे तक उसकी वो मीटिंग रहती है। उसके बाद वहाँ पर लंच वगैरह करे जाते हैं। राधिका भी थोड़ी बहुत लंच करती है। अब वहाँ पे बैठने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन थी ही नहीं। इधर देखते देखते अब उसकी स्टूडियो पर जाने की टाइम होती है। उससे पहले उसकी पापा से उससे फ़ोन पर बात हो चुकी थी। उसके पापा उसके हाल चाल पूछते हैं, वो थोड़ी भावुक हो जाते हैं। उसके पापा बोलते कि बेटा बस मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ समझाने का, लेकिन वो समझ ही नहीं रही है। राधिका बोलती कि रहने दीजिए पापा, 6 दिन की बात है, खाना खा रही हूँ, रह रही हूँ, और क्या, बेटा ध्यान रखना अपना। थोड़ी बहुत बात होती है। उसकी मम्मी के बारे में वो पूछना नहीं चाहती है, तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। इधर देखते देखते अब स्टूडियो के टाइम आ चुके थे, तो एकदम से वो सोनल की ओर बोलती है कि मुझे स्टूडियो पर जानी है, वरना तुम्हारी मैडम कोई और बहाना निकाल लेगी। तभी एकदम से सोनल बोलती है कि मैम वो क्या, अब ये बोल दो कि मुझे स्टूडियो पर भी नहीं जाने देंगे। तभी कमरे में माया आती है और वो बोलती कि नहीं, उसका भी इंतज़ाम कर लिया है मैंने। मतलब? तभी माया के पीछे पीछे कुछ लोग आते हैं। माया की कैबिन के एक साइड पे कुछ इंतज़ाम करे जाते हैं, बोर्ड से थोड़ी बहुत पार्टीशन वगैरह दिए जाते हैं, और फिर एक माइक सिस्टम वहाँ पे लाए जाते हैं हेडफोन के साथ। और वो स्टूडियो का मैनेजर भी एकदम से आता है। स्टूडियो का मैनेजर तो हक्का बक्का था यहाँ पर राधिका को देख के। माया अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, अपनी चेयर पे, और वो लोग जैसे ही सारा सेटअप ख़त्म कर चुके थे वो लोग एकदम से निकल जाते हैं। तभी माया राधिका की ओर देख के बोली, सो मिस आरजे राधिका, 6 बजने के लिए अभी भी 5 मिनट बचे हैं, अपना पोजीशन लीजिए एंड स्टार्ट। इधर राधिका शॉक थी, सोनल भी। राधिका एकदम से बोलती कि मुझे स्टूडियो पर जानी थी। हाँ आई नो, लेकिन वही स्टूडियो मैंने अपनी कैबिन पे लगा ली है, यहाँ से ही तुम प्रोग्राम स्टार्ट करोगी 8 बजे तक, सो स्टार्ट राइट नाउ। राधिका उसकी गुस्से की लेवल और बढ़ रही थी कि ये चाहती क्या है, समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इसकी चीज़ों को। वो गुस्से में उसी साइड पे आती है और देखती है बिल्कुल स्टूडियो पर जितनी सारी चीज़ उसे चाहिए होती है, कंट्रोलिंग सिस्टम, सारी चीज़, वो सब के सब यहाँ पे
बस कुछ ही घंटों में इंतज़ाम कर दी गई है। इतना तो नहीं सोची थी, ये माया हद से ज़्यादा तेज़ है। माया एकदम से राधिका की ओर देखती है। कैरी ऑन। सोनल एकदम से वहाँ से निकल जाती है। आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप जानेंगे आगे एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा।